करौली में कांग्रेस का धर्म देखकर पाप। मुसलमानों पर रहम, हिंदुओं पर सितम। मेरा एफआईआर में नाम लिखा है 6 बजे पानी की कुआं पे 2 तारीख को मैं आगजनी कर रहा हूँ। तो प्रशासन ने या तो ये बताया कि या तो 2 व्यक्ति हैं या मेरे पास कोई ऐसा हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज है कि मैं 1 घंटे में जयपुर से आ गया, आग लगा के वापस चला गया। मास्टरमाइंड मतलूब पर सरकार का करम। निर्दोष जीतू पर गहलोत की पुलिस गरम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं जीतू शुक्ला। बाहरी सरकार, जांच के नाम पर ये कैसा कुकर्म। चलो चलो भाग जाओ, भाग जाओ। जो एफआईआर दर्ज की है वो 10 तारीख को किया मेरे लिए। अच्छा, तो आपको सूचना कैसे मिली कि एफआईआर हो गई है? सूचना मेरे एक मित्र हैं एडवोकेट, उन्होंने मुझे एफआईआर की कॉपी बताई कि जीतू यार तेरा इस तरीके से एफआईआर में एक नाम है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा एफआईआर में नाम है। मैं तो 14 तारीख को आ गया था कि यार मेरा इस तरीके से नाम कैसे आ सकता है। तो मैंने देखा तो मुझे क्या इसमें अपराधी बनाया गया है लास्ट में जोड़ करके। टाइम्स नाउ नवभारत पर विस्फोटक खुलासा। जिस व्यक्ति का नाम एफआईआर में दर्ज है उस तक हमारी टीम पहुंच रही है, हम पहुंच रहे हैं, लेकिन मजाल की पुलिस पहुंच जाए। टाइम्स नाउ नवभारत पर 3 वीडियो सबूत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं जीतू शुक्ला। इस अंधियारे में फिलहाल देखिए ये 10:30 हुआ है। हम करौली के अंदर हैं। करौली सुनसान है, कर्फ्यू की जद में है, चारों तरफ पुलिस है। मैं हूं जीतू शुक्ला, राजस्थान के जयपुर जिले के शहीद स्मारक से मुझे आप देख पा रहे हैं। आज करौली के सबूत बोलेंगे, पुलिस की करतूत खोलेंगे। आज टाइम्स नाउ नवभारत पर एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसके खिलाफ एफआईआर है। सच है झूठ है यह अनुसंधान का विषय है, लेकिन हम आपको वहां लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि हमारी टीम जब वहां तक जा सकती है तो क्यों नहीं पुलिस की टीम वहां तक पहुंचती है। आज करौली के सबूत बोलेंगे, सीएम गहलोत सच देखेंगे। चलो चलो भाग जाओ, दाखिल एक्सक्लूसिव में आज हम सबसे विस्फोटक खुलासा करने जा रहे हैं। यह खुलासा करौली में 2 अप्रैल को हुए दंगे से जुड़ा है। यह खुलासा करौली में दंगे की जांच में धर्म विशेष पर रहम और निर्दोष हिंदुओं पर सितम से जुड़ा है। यह खुलासा ऐसा जो पुलिस की जांच को कटघरे में खड़ा करता है। यह खुलासा ऐसा है जिसे देखने के बाद आज गहलोत सरकार के निष्पक्ष न्याय को लेकर के सवाल खड़े हो जाएंगे। तो हमें खुलासा करें उससे पहले आपको बता दें कि इस खुलासे के केंद्र में है करौली का वो शख्स जिसका इस दंगे से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन एफआईआर में उस शख्स का नाम जरूर है। और दंगे में उसी शख्स को जो करौली से 180 किलोमीटर दूर बैठा हुआ था उस वक्त, उसे आरोपी बनाया गया है। यह है 2 अप्रैल को करौली में हुए दंगे का वीडियो और यह है उस शख्स का वीडियो जिसे पुलिस ने करौली दंगे में आरोपी बनाया है। ये वीडियो कैसे एक सबूत है हमारे खुलासे से जुड़ा हुआ, इसे हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले इस व्यक्ति का आपसे परिचय कराते हैं। नाम जीतू शुक्ला, आरोप करौली दंगे में शामिल, एफआईआर जीतू शुक्ला के खिलाफ। लेकिन सच? आज टाइम्स नाउ नवभारत बड़ा खुलासा करेगा। इस सच से हम पर्दा उठाएं, इस खुलासे से जुड़े वीडियो सबूत आपको दिखाएं, गहलोत सरकार और उसकी पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया बताएं। उससे पहले आपको करौली हिंसा में दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी दिखाते हैं। ध्यान से देखिए इसे, जो टाइम्स नाउ नवभारत के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है और जो हमारे इस बड़े खुलासे की पहली कड़ी भी है। एफआईआर में ठीक इस जगह है दंगे का दिन शनिवार तारीख 2 अप्रैल और दंगे का समय
शाम के 6 बजे लिखा हुआ है। अब एफआईआर के पहले पन्ने पर कॉलम बी को देखिए। एफआईआर लिखे जाने की तारीख है 10 अप्रैल। हम चाहेंगे कि आप एफआईआर की इतनी बातें दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे कि ये एफआईआर किसकी शिकायत पर लिखी गई और किस व्यक्ति के खिलाफ लिखी गई। वही व्यक्ति जो हमारे इस बड़े खुलासे का प्रमुख किरदार है। एफआईआर के पहले पन्ने के आखिर में शिकायतकर्ता का नाम हालिम काजी लिखा है। एफआईआर के दूसरे पन्ने पर जब हम आएंगे तो 12 नंबर पर उसकी तरफ से शिकायत लिखी है। शिकायत में लिखा है कि पांडे कुआं के पास की दुकान पर शाम 6 बजे के करीब 30 से 40 लोगों की भीड़ आई। उससे हाथापाई करने लगी, मारपीट की और लाखों की लूटपाट की। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उन लोगों का नाम भी लिखा। इनमें कुल 5 नाम हैं और 5वां नाम है जीतू शुक्ला का। एफआईआर में ठीक इस जगह पर देखिए ये नाम, जिस पर बाकी आरोपियों के साथ दंगे में शामिल होने का आरोप लगा है और जिसके खिलाफ बाकी आरोपियों के साथ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि यहीं से करौली दंगे की जांच से जुड़े हमारे इस विस्फोटक खुलासे की शुरुआत होती है, जो जीतू के कुछ वीडियो सबूत और रात के अंधेरे में उस तक पहुंचने की गंभीर और कामयाब कोशिशों से जुड़ी है। भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नवभारत, जयपुर। इसी कवायद में अपना खुलासा हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको करौली दंगे से जुड़े 2 किरदार दिखाते हैं। ये दोनों किरदार देखने बहुत जरूरी हैं। पहला किरदार है मतलूब अहमद, जिसकी शक्ल आप बखूबी पहचानते हैं, जो कि कांग्रेस समर्थित पार्षद है, और दूसरा है जीतू शुक्ला, जो कि आम आदमी। मतलूब अहमद वीडियो में सामने है, जहां वो दंगे का मास्टरमाइंड नजर आ रहा है और यही आरोप लगातार उसके ऊपर है भी। तो वहीं जीतू शुक्ला का एफआईआर में नाम है, लेकिन एफआईआर में नाम किस बूते है, यह समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बतौर जीतू शुक्ला, वो कहते हैं कि जिस वक्त दंगा हो रहा था 7 बजे के आसपास, वो करौली से 180 किलोमीटर दूर जयपुर में मौजूद थे और इसी के जीतू शुक्ला सबूत दे रहे हैं। तो सवाल ये फिर आखिरकार कि क्यों आखिर और किस बूते आखिर गहलोत सरकार की पुलिस ने जीतू शुक्ला को गुनाहगार मान लिया, जबकि जो असली गुनाहगार है, जो आरोपी है, जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, वो अब तक फरार। इस वीडियो को और इस वीडियो को बनाने वाले इस व्यक्ति को आप आज ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो का करौली दंगे की जांच से एक खास कनेक्शन है और इस कनेक्शन से करौली दंगे की जांच कर रही पुलिस आज बेनकाब हुई। नमस्कार, मैं हूँ जीतू शुक्ला, राजस्थान के जयपुर जिले के शहीद स्मारक से। मुझे आप देख पा रहे हैं, पीछे शहीद स्मारक है जहाँ से मैं लाइव आ रहा हूँ। मैं मेरे आपको दिखाता हूँ, शहीद स्मारक मेरे जस्ट पीछे है। सुना आपने, इस व्यक्ति ने अपना नाम बताया जीतू शुक्ला और इसने लाइव वीडियो में अपनी लोकेशन बताई जयपुर का शहीद स्मारक। यहाँ पर ठीक इस जगह अंग्रेजी में लिखा भी है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि ये वही जीतू शुक्ला है जिसे करौली दंगे में पुलिस ने एफआईआर में आरोपी बनाया, जिस पर आरोप कि उसने 2 अप्रैल को शाम 6 बजे पांडे कुआं के पास हाजिम काजी की दुकान में घुसकर मारपीट की और लूटपाट की। लेकिन जरा ठहरिए, जीतू शुक्ला के इस फेसबुक लाइव की तारीख और वक्त पहले देखिए। तारीख है 2 अप्रैल और वीडियो बनाने का समय है शाम 7:20। सही सुना आपने, शाम 7 बजे जीतू शुक्ला करौली में नहीं बल्कि जयपुर में था। और जयपुर में क्या कर रहा था, जीतू शुक्ला ने इसी वीडियो में आगे ये बात भी बताई है।
मैं मेरे CH साथियों के साथ आज राजस्थान भर के जो CH साथी आए हैं उनके साथ आज जयपुर के शहीद स्मारक पर हूँ और कोविड स्वास्थ्य सहायकों की जो मांगों को लेकर के जो आंदोलन आज चल रहा है, जिसमें राजस्थान भर के 5-7 हज़ार लोग हम जुटे हैं और इस धरने प्रदर्शन से जब ही उठेंगे जब कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांगे हैं और उनको सरकारें सकारात्मक रूप से ले लेंगी। यानी जीतू करौली में दंगे के वक्त जयपुर में था और एक विशाल धरना प्रदर्शन में शामिल था। अब समझने वाली बात यह कि करौली से जयपुर की दूरी है 180 किलोमीटर और सड़क के रास्ते ये दूरी तय होती है 3 से 4 घंटे में। तो फिर शाम 6 बजे करौली में दंगे के वक्त जीतू पांडे कुआं पर था, तो फिर शाम 7:30 बजे वो जयपुर में एक धरना प्रदर्शन में शामिल कैसे नजर आया? पुलिस के FIR में जीतू का नाम जोड़े जाने को लेकर यहीं से गड़बड़ झला दिखाई देने लगा। खैर, हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जयपुर के शहीद स्मारक से 2 अप्रैल के दिन शाम के वक्त का जीतू का ये इकलौता वीडियो भी नहीं। अब आपको दूसरा वीडियो सबूत दिखाते हैं जिससे जीतू की बेगुनाही साबित हो सकती है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। तारीख 2 अप्रैल, समय शाम 7:05, यानी ये जयपुर के शहीद स्मारक से बनाया गया पहला वीडियो है जिसमें जीतू शुक्ला बिल्कुल शुरू में नमस्कार करता है, उसका चेहरा दिखता है, फिर कैमरे का मोबाइल धरना स्थल की तरफ घूम जाता है जहां कई टेंट लगे हैं, काफी भीड़ जमा है और जीतू लाइव वीडियो में लोगों से बातचीत शुरू करता है। भाई जी कर लो वीडियो कॉल, तो बताओ, आइए बताओ, वीडियो कॉल पे बताओ, लाइव पे बताओ भाई। कहाँ से भाई? चूरू से भाई। चूरू से, ये चूरू से, हम करौली से और दोनों भाई हम खाएं शहीद स्मारक पर क्यों है? हमारी मांगों को मनवाने के लिए। बिल्कुल, हमारी मांगें पूरी करवाने के लिए। हाँ, अपन की मांग। जिस दिन कोई नहीं था, जैसे युद्ध में शहीद लड़ाई पे बॉर्डर पे रहता। इसके बाद की बातचीत समझ नहीं आती क्योंकि पीछे से नारेबाजी होने लगती है, लेकिन जो बात समझ में आई वो ये कि जीतू शुक्ला कैमरे में साफ साफ नजर आ रहा है, जो शहीद स्मारक में हो रहे धरना प्रदर्शन में शामिल है और वहां मौजूद लोगों से शाम 7 बजे के करीब बातें कर रहा है। तो सवाल ये कि फिर जीतू शुक्ला करौली दंगे में शामिल कैसे हो सकता है? ये करौली पुलिस का, राजस्थान सरकार का कैसा सिस्टम है जिसमें जीतू एक ही दिन, एक ही वक्त पर 2 अलग अलग जगह मौजूद हैं, जो दोनों जगहें एक दूसरे से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। सवाल बड़ा है और हमारे खुलासे के बाद गहलोत की पुलिस सन्नाटे में है। भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नवभारत, जयपुर। तो आपने करौली दंगे में आरोपी बनाए गए जीतू शुक्ला से जुड़ी FIR की कॉपी देखी, आपने जीतू शुक्ला के उस वक्त के जयपुर के फेसबुक लाइव के वीडियो देखे जो कहीं से भी साबित नहीं करते कि जीतू उस वक्त दंगे के वक्त करौली में मौजूद था। इन तमाम चीजों के सामने आने के बाद कुछ जरूरी सवाल है और सवाल आपके सामने है। सवाल क्या जीतू शुक्ला वाकई में करौली दंगे में शामिल था? एक चेहरा याद रखिए और साथ ही साथ ये सवाल एक के बाद आपके सामने कौन देंगे। सवाल है कि क्या जीतू ने हालिम काजी की दुकान में घुसकर मारपीट की थी जबकि जीतू वहां से 5 घंटे की दूरी पर मौजूद था? सवाल है कि क्या जीतू करौली दंगे में वाकई एक आरोपी है या सिर्फ मुगालते में या किसी साजिश के तहत FIR में जीतू शुक्ला का नाम? जीतू शुक्ला निर्दोष है और उसे क्या फंसाया जा रहा है? ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब तलाशने सबसे ज्यादा जरूरी। हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ जीतू शुक्ला भी मौजूद हैं। भंवर, अगर जीतू आपके पास मौजूद हो, आप उनसे पूछेगा या सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो क्या सबूत थे जिनके आधार पर गहलोत पुलिस ने उस शख्स का नाम FIR में शामिल कर लिया जो कि दंगे वाली जगह से दंगे वाले वक्त 180 किलोमीटर दूर मौजूद रहा? देखिए, साक्ष्यों पर राजस्थान पुलिस का विश्वास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमने शुरू में जो वीडियो दिखाए थे उसमें दिखाया था कि किस तरह से पुलिस कह रही है कि आई जाइए जाइए दंगा हो गया है, उसके बावजूद एक पुलिसकर्मी नहीं हटता है और उन लोगों को दोषी बनाया जाता है, आरोपित किया जाता है जिन लोगों का दंगे में कहीं दूर तक लेना देना नहीं है। मैं जा रहा हूँ जीतू शुक्ला के पास में, आप देख रहे होंगे जो लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं हुए हैं, उधर रुकने के लिए जिन्हें डर है पुलिस का कि शायद पुलिस उन्हें पकड़ लेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और उन्हें भी प्रताड़ना का हिस्सा बनना पड़ सकता है, जो प्रताड़ना अन्य लोगों को भी मिली है। एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल जा रहा था उसको भी अरेस्ट पुलिस ने किया था, जिसकी शिकायत वसुंधरा राजे को उनकी बहन ने की थी। अभी मैं जा रहा हूं जीतू शुक्ला के पास। देखिए, यहाँ इस जगह
मैं पहुंच गया हूं जीतू शुक्ला से, और जो आपने सवाल किया मैं उनसे पूछता हूं। शुक्ला जी, क्या बात है, क्यों आप यहाँ बैठे हुए हैं? मैं जो करौली में 2 अप्रैल को जाति शोभा यात्रा पे, उसमें मेरा नाम जोड़ा गया है, जबकि सच्चाई ये है कि मैं पिछली 2 तारीख से और 14 तारीख तक करौली में था ही नहीं। लेकिन मेरे नाम से नामजद FIR है और वो 2 तारीख को नहीं 10 तारीख को की है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक अपराधी जैसी पृष्ठभूमि में डालने की कोशिश की गई है, जबकि मेरा इस हिंसा से ना संपर्क है ना संबंध है। चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, और जो लोग अपराधी हैं उनको तो न पकड़ करके पुलिस प्रशासन मुझ जैसे जो निर्दोष लोग हैं, युवा लोग हैं, उनका भविष्य खराब करने में लगी हुई है। तो इस वजह से मुझे जब से मालूम हुआ कि मेरे प्रति FIR इस तरीके से दर्ज कराई गई है, मैं इधर उधर जंगल भटकता फिर रहा हूँ। और मुझे ही पता, माँ की भी तबीयत खराब हो गई? हाँ, मेरी माताजी की तबीयत इतनी खराब है कि मुझे जानकारी लगी है, मैं घर तो नहीं जा पाया। वो ICU करौली में एडमिट है हॉस्पिटल में। ओके, अच्छा, आप यहाँ जो मदन मोहन जी मंदिर है, बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर है, उसमें परिक्रमा के जो विंग है उसके अध्यक्ष हैं। ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से आप पर लिखवाया, क्योंकि जो ये घटनाक्रम हुआ है मदन मोहन जी मंदिर से थोड़ी दूरी पे ही हुआ है? जी, मैं पिछले 2 साल से राधा मदन मोहन जी जो नगर परिक्रमा समिति है उसके अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहा हूं, और हमारी बहुत अच्छी परिक्रमा संचालन होता है सभी, और होली पे भी पिछली बार हुआ है। लेकिन मेरी समझ से खुद की परे है, ये राजनीतिक है या धार्मिक है, लेकिन यही है कि वो कहते हैं ना कि लोगों को यही खल रहा है कि मेरा दिया भी हवा में क्यों जल रहा है, और उसी मतलब धारणा के साथ मुझे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से फंसाया जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि जैसे आपको अपराधी की तरह महसूस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ तक आने में मुझे पसीने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं महसूस कर रहा हूं, और सच्चाई तो ये है कि इस एरिया में जहां पर आदमी नहीं पहुंच सकता, वहां पर मुझे जाकर के शरण लेनी पड़ रही है। तो यहां पर खाने तक के लाले हैं, फिर भी मैं विचरण कर रहा हूं जिस तरीके से। डर किस बात का है? पुलिस के सामने आप चले क्यों नहीं जाते हैं? फैमिली के लोग नहीं गए क्या? जी, मेरे फैमिली के लोग गृह विभाग से जो टीम आई है उनसे मिले थे, उनको भी जो हमारी परिवेदना है वो बताई थी कि हमारा बच्चा इस तरीके से नहीं है। SP साहब के पास भी गए हैं, भाई आज जो पुलिस कोतवाली है वहाँ भी गए हैं। तो प्रशासन ने हमें आश्वासन तो दिया है कि अगर ऐसा निर्दोष होगा तो हम उस पे निर्दोष पे ऐसी कोई कार्रवाई। डिप्टी के पास जो आपके परिजन गए, आपने बताया कि उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की वीडियो को हम एविडेंस नहीं मानते। नहीं, उन्होंने प्रथम टाइम यही कहा था कि लाइव जो मेरी FB लाइव चल रही थी कि इसको तो अपन एविडेंस कैसे मान सकते हैं, लेकिन बाद में शायद वो माने हैं कि नहीं आपके जो और भी प्रूफ हैं। तो मेरे पास एक लाइव ही वीडियो के प्रूफ नहीं है, मेरे पास कई लोग और भी हैं। गूगल मैपिंग का भी है? जी, मेरे पास गूगल मैपिंग का है, और सुबह 6 बजे से वो चालू है, और वो बाकायदा बता रहा है कि लगभग 5:30-6 के बीच में हम करौली से निकले थे। मतलब क्या है, कोविड स्वास्थ्य सहायक हूं मैं करौली में कार्यरत। तो 1 तारीख को हमने विरोध प्रदर्शन किया था, क्योंकि 31 मार्च को हमको राजस्थान भर से हटा दिया था। उसके बाद हमने 1 तारीख को विरोध प्रदर्शन करके सुबह ही 2 तारीख को हम लोग निकले हैं 15-20 करौली से। उसके बाद हम हिंडौन पहुंचे हैं, हिंडौन के कुछ कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं उनको लिया उसी बस में, और उसके बाद हम 10-10:30 के करीब शहीद स्मारक पहुंच गए हैं। अच्छा, वहाँ शहीद स्मारक पर आपकी लोकेशन आ रही है, वहाँ से आपने फेसबुक लाइव भी किया। यहाँ दंगा होता है, यहाँ अमित नाम का व्यक्ति बिल्कुल मरणासन स्थिति में चला जाता है और उसको यहाँ से रेफर किया जाता है जयपुर। आपकी एक लोकेशन SMS हॉस्पिटल भी आती है। मैं वापस करौली SP हमारे साथ जुड़ चुके हैं शरण जी। शरण जी, बताइए जरा कि जीतू शुक्ला का नाम FIR में दर्ज है किस बिना पर? शैलन जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? शैलन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जीतू शुक्ला का नाम अपने FIR में रखा 5वें नंबर पर, जबकि जीतू का दावा ये वो सबूत दे रहे हैं कि घटना वाले वक्त वो वहां से 180 किलोमीटर दूर जयपुर में मौजूद थे। से SP करौली तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, या संभवतः शायद जवाब ना दे पा रहे हो, कुछ भी संभावनाएं हो सकती है। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जीतू शुक्ला के साथ। बाबा, जीतू शुक्ला से आप जानिए कि पुलिस ने FIR में नाम उनका रख लिया है, इस बात की जानकारी उनको कैसे मिली? क्या परिवार के साथ कुछ बदसलूकी की पुलिस ने या पूछताछ की इस मामले में? 2 तारीख को सारा घटनाक्रम हुआ, 10 तारीख को FIR दर्ज होती है। तो आपको लगता है पुलिस ने आपके घर वालों पर कोई दबाव बनाया हो या कोई पूछताछ करने की कोशिश की हो, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं देखने को मिला कि पुलिस ने किसी प्रकार का दबाव हम पर नहीं बनाया है, ना ही किसी प्रकार की पूछताछ करने की। लेकिन हमारे पास जो FIR आई है उसके बेसिस पे हम आगे से जाकर के मिले हैं, क्योंकि हम लोग निर्दोष हैं। और अगर आपका तो नामजद है उसमें FIR? मेरा नामजद है, 4 आरोपी और हैं, उसके बाद 5वें नंबर पर मेरा नाम है, और उसके अलावा 30-40 लोग अन्य
करके हैं, तो मेरा नाम नामजद है उसमें। जी बिल्कुल, यहाँ ये समझने वाली बात होगी कि जो व्यक्ति वीडियो में दिखाई दे रहा है, मतलूब, उसका भाई मुश्ताक, उसके अलावा जिम चलाने वाला जो लड़का है वो सब वहाँ दंगे में दिखाई देते हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कोई अरेस्ट नहीं होता। और वो व्यक्ति जो करौली में है ही नहीं, बिल्कुल, उसकी लोकेशन जयपुर है, वहाँ से फेसबुक लाइव करता है, उसका आप ट्रैक निकालेंगे, मैपिंग ट्रैक निकालेंगे तो सारा जयपुर आ रहा है। उसके बावजूद एक एक बिंदु को लगातार इस धाकड़ एक्सक्लूसिव में लगातार उठा रहे हैं। उस वक्त करौली के विधायक रामलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधायक जी, मेरा सवाल सिर्फ ये कि आपके करौली में हो क्या रहा है? दंगे वाले दिन मतलूब अहमद नाम का शख्स जो हर वीडियो में सामने आ रहा है वो हफ्तों से फरार है, और एक जीतू शुक्ला नाम का व्यक्ति जो कि उस वक्त पर वहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर मौजूद था, उसको आरोपी नंबर 5 बना दिया जाता है। हेलो रामलाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही सर मेरी? जी जी जी, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, लेकिन कंफ्यूजन इस बात का है कि वो राम लखन मीणा है वहाँ के विधायक। मैं रामलाल हूँ, विधायक हूँ, और मैं बीजेपी का स्टेट चीफ स्पोक पर्सन हूँ। जी रामलाल जी, सवाल मेरा सर यही है कि करौली की पुलिस या राजस्थान की पुलिस कर क्या रही है, किस बिना पर काम हो रहा है, सबूत कैसे तलाशे जा रहे हैं? यानी जो आदमी बिल्कुल सामने है, आरोपी, वो फरार चल रहा है हफ्तों से, क्या इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस समर्थित पार्षद है, और एक आम व्यक्ति जो कि वहां से 200 किलोमीटर दूर था उस पर एफआईआर दर्ज हो जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी ने घटना घटने के बाद में एक डेलीगेशन करौली भेजा था। उस डेलीगेशन के अंदर मैं भी था। 5 तारीख को हमारा डेलीगेशन करौली गया। 5 तारीख को 14 व्यापारी हमारे से मिले। वो व्यापारी ये कह रहे थे कि साहब, पहले हमारी दुकानों को लूटा गया, लूटने के बाद में जलाया गया, और लूटा हुआ सामान हम पुलिस को बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस ना तो हमारी एफआईआर दर्ज कर रही है और ना वो लूटा हुआ सामान बरामदगी करने का काम कर रही है। नंबर 1। नंबर 2, हमने जब वहां गए तब साफ साफ पुलिस की एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि शांतिपूर्वक निकलने वाले भगवा जुलूस के ऊपर संगठित और योजनाबद्ध तरीके से घात लगाकर बैठे हुए लोगों ने हमला किया, जिसमें पुलिस वालों को चोटें आई है। ये पुलिस की एफआईआर है, बीजेपी की एफआईआर नहीं है। नहीं रामलाल जी, बात बिल्कुल सही है आपकी सर। मैं तो पुलिस का डर्रा समझना चाह रहा हूं आपसे। मेरा सवाल जीतू शुक्ला को लेकर है। हमारा ये मानना है कि जितने आरोपी हो, हर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन जो आरोपी वीडियो में नजर आ रहा है वो आरोपी कहीं पुलिस की गिरफ्त में नजर नहीं आ रहा। जो आरोपी वीडियो में नजर आ रहा है कि जयपुर में उस वक्त मौजूद था, जीतू शुक्ला जिसका नाम है, वो एफआईआर में मौजूद है। मतलूब में जो इस पूरे घटनाक्रम का षड्यंत्रकारी है, मुख्य आरोपी है, घटनास्थल पे मौजूद है, हमलावर है, पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम है। पुलिस एक अन्य आरोपी जो सीएलजी का मेंबर बना हुआ है, सीएलजी की बैठकों में हिस्सा ले रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। रामलाल जी, मैं काम करता हूं सर कि जीतू शुक्ला इस टाइम खुद को बचाने के लिए एक अनजान जगह पर मौजूद हैं। मेरे सहयोगी भंवर इस वक्त जीतू शुक्ला के साथ मौजूद हैं। जीतू की कुछ बातें हैं जो आपसे करना चाहते हैं। जीतू कुछ कहना चाहते हैं आपसे। आप सीधी अगली आवाज जीतू की सुनिएगा। जीतू, हमारे साथ रामलाल शर्मा जुड़े हुए हैं, जो कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और विधायक भी हैं। आप अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि जब रामलाल शर्मा चौमू वाले जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जिस समय कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए आए थे मंच पर शहीद स्मारक, उस समय भी मैं मौजूद था। तो मेरी उपस्थिति है ये बताती है कि मुझे जब 2 तारीख से मैं शहीद स्मारक पर सुबह ही 10:30 बजे से उपस्थित हूँ, विगत 14 तारीख तक। इस दौरान जब ये दंगा हुआ, उस दौरान मैं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल गया। एक मेरे मित्र हैं श्रम विभाग करौली में कार्यरत, उनके साथ में वहां पर गया हूं, और वहां पर मुझे राजस्थान स्टूडेंट नर्सेज के जो पूर्व अध्यक्ष हैं मिथिलेश टांग भी मिले हैं, एक नर्सेज नेता पवन मीना भी मिले हैं, और बाकायदा मेरी जो गूगल लोकेशन है वो बोल भी रही है। देखिए, ये सब आपने बताया, ये सब हो रहा है, लेकिन क्या विपक्ष को एक भूमिका निभानी चाहिए आप जैसे लोगों के लिए जिनको जबरदस्ती प्रताड़ित किया जा रहा है, आरोपित किया जा रहा है? बिल्कुल, विपक्ष से तो इसलिए उम्मीद रखना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमको निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। मैं वापस आ रहा हूं। इस वक्त एसपी करौली शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र जी, बताइए जरा कि जीतू शुक्ला को आपने नामजद किया, एफआईआर लिखी, उसके पीछे की वजह क्या है? शैलेंद्र इंद्रौले जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? अभी आ रही है। जी जी सर, मेरा सवाल है जीतू शुक्ला को लेकर करौली हिंसा में आरोपी नंबर 5 उसको बनाया गया है। जीतू शुक्ला का दावा है कि उस वक्त जिस वक्त हिंसा हो रही थी वो 180 किलोमीटर दूर जयपुर में मौजूद थे।
ये तीसरी दफा हो रहा है जबकि शैलेंद्र इंदौले जी को आवाज जाने के बाद उन्होंने आवाज उसका जवाब नहीं दिया और फोन कट गया है। अब फोन कट गया है या फोन काटा जा रहा है, इस बात का निर्णय दर्शकों को खुद करना होगा, क्योंकि 3 बार ये इत्तेफाक होना शायद मुश्किल है कि फोन अपने आप कट जाए। हम चाहते हैं कि जीतू की आवाज सरकार तक पहुंचे, हमें चाहते हैं कि जीतू शुक्ला की आवाज प्रशासन तक पहुंचे, और हम चाहते हैं कि जीतू शुक्ला की आवाज हुक्मरानों तक पहुंचे, जो कि लगभग ये तय करके बैठे हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर आप आरोपी बना दीजिए और व्यक्ति जीतू शुक्ला की तरह जगह जगह रात भर फिरता रहे खुद को बचाने के लिए। बाबर, जीतू शुक्ला की तरह बात कराइए सीधा रामलाल जी से। जीतू शुक्ला जी, रामलाल जी आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे अभी आप, क्या मदद चाहिए? यही मदद चाहता हूं कि जिस तरीके से मुझ जैसे निर्दोष व्यक्ति को इसमें फंसाया जा रहा है, हम युवा हैं, हम भारत देश का भविष्य तो हैं, हमारे परिवारों का भी हम भविष्य हैं, हम समाज बदलने की कुछ भावनाओं को लेकर सामाजिक कार्य कर रहे हैं। अगर ऐसे समय पर आप लोग हमारा साथ नहीं दे पाएंगे तो हम कैसे आप जैसी पार्टियों से और आपसे उम्मीद रखेंगे? तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि हम जैसे निर्दोष लोगों को इस FIR से और ऐसे षड्यंत्रों से बचाएं। बिल्कुल, ये आवाज उनकी रामलाल जी तक पहुंचाएंगे हम लोग, लेकिन शैलेंद्र इंदौले हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, उम्मीद करता हूं सर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरा सवाल भी पहुंचेगा आप तक। मेरा सवाल सिर्फ ये कि जीतू शुक्ला जो कि आपके FIR में करौली हिंसा में आरोपी दायर किया गया है, उसके पीछे तथ्य क्या मिले सर आपको? जी, पुलिस के पास जो FIR आती है तो उसमें जो नामजद किसी का नाम आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरोपी बन गया। पुलिस के पास कोई भी FIR आती है किसी के खिलाफ, फिर पुलिस जांच करती है। जांच में यदि ऐसे फैक्ट सामने आते हैं कि हाँ ये उस सिचुएशन में, उस घटना में इन्वॉल्व थे, तब पुलिस आगे प्रोसीजर करती है और चालान पेश होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी का नाम FIR में आ गया तो उसके आधार पर यह मान लेना कि वो आरोपी है, गलत है। शैलेंद्र जी, आम आदमी की समझ के नाते मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं सर कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर जारी है, वो आरोपी है, इन्वेस्टिगेशन में दोष सिद्ध हो जाते हैं तो दोषी हो जाता है। इतना ही फर्क है ना सर दोनों में? जी जी। तो सर अभी तो इन्वेस्टिगेशन जीतू शुक्ला के ऊपर आप कर रहे हैं, यानी आरोपी तो हुए। अभी जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके बाद यह तय होगा कि जीतू शुक्ला आरोपी है या नहीं। शैलेंद्र जी, क्या FIR में नाम दर्ज करने से पहले डिपार्टमेंट ये छानबीन करता है कि नहीं करता है कि नाम सही लिखाए गए कि झूठ लिखाए गए? नहीं, FIR जो आती है, वो जो मुस्तगीस है या कंप्लेनेंट है, वो जो FIR देता है उसको दर्ज करना पुलिस की प्राथमिकता है। पुलिस का सीधे उसको दर्ज करती है। शैलेंद्र जी, मेरा सवाल सिर्फ ये कि जीतू शुक्ला तक टाइम्स नाउ नवभारत पहुंच गया, राजस्थान पुलिस नहीं पहुंच पाई। मतलूब अहमद तो हफ्तों से फरार है, जो वीडियो में सामने नजर आ रहा है, वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। तो क्या सिर्फ आरोपी बनाए जाते रहेंगे क्या? नहीं, इसमें अब तक 31 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जी, और आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, मतलूब है और बाकी लोग हैं, उनके लिए टीमें भी बनाई हुई है। हाँ, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में अब तक 31 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सर यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर इनकी गिरफ्तारी की जाएगी तो जीतू शुक्ला का दावा है, वो वीडियो एविडेंस सामने पेश कर रहे हैं कि जिस वक्त 2 तारीख को शाम 7 बजे जिस वक्त घटनाक्रम हो रहा था, वो उस वक्त जयपुर में मौजूद थे। और मैं चाहूंगा कि जीतू शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भंवर के साथ में। भंवर, अगर आप जीतू शुक्ला से बता पाएं कि सीधा शैलेंद्र इंदौले जी SP करौली साथ हमारे हैं, वो सीधा क्या कहना चाहेंगे उनसे? जीतू शुक्ला जी, अभी हमारे साथ SP जुड़े हुए हैं शैलेंद्र इंदौलिया जी, जो कि करौली के SP हैं। उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप अब टाइम्स नाउ नवभारत पर लाइव हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, SP खुद मौजूद हैं फोन लाइन पर। SP महोदय से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे भाई भी आपसे मिले हैं और मेरी जो परिवार बताया है कि इस तरीके से मैं करौली में नहीं था, तो इसकी निष्पक्ष रूप से आप जाँच करिए। मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूँगा, जब आप लोग बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। लेकिन मेरा जो ये केस बनाया गया 10 तारीख को जोड़ा गया मेरा FIR और नाम, पहली चीज़ तो मैं करौली हूँ ही नहीं, तो मेरी लाइव लोकेशन और इसके अलावा फ़ोन की जो लोकेशन है, मेरे साथी हैं उनसे पूछताछ कीजिए, बाकायदा निष्पक्ष जांच कर मुझ जैसे, मैं ही नहीं, इसमें कई युवा और भी हैं, मुझ जैसे जितने भी। 10 तारीख से आपको पता लगा, तब से आप पीड़ित तो हैं ही, क्योंकि परेशानी आप जंगल में या बैठे हैं। क्या कहेंगे SP साहब को कि इस पीड़ा से तो मुक्ति दिलाइए? पीड़ा तो मैं सहन कर लूँगा। सबसे ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है, मेरी आंखों में आंसू हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहा है कि मेरी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है कि वो ICU में है और मैं मिल नहीं पा रहा हूँ उनसे 3 दिन से।
तो ये देखिए, ये अधीर हो गए हैं यहाँ, जी। और जिस तरह से उन्होंने बात की कि उनकी माँ बिल्कुल जो है बाबर, इस जीतू वजह से शुक्ला की आवाज एसपी साहब ने सुनी होगी, उम्मीद मुझे है। एसपी साहब, सवाल मेरा यह भी कि जीतू शुक्ला का दावा है कि जिस वक्त वो जयपुर में मौजूद थे, वहां से फेसबुक लाइव कर रहे थे, वो फेसबुक लाइव के लिंक और वीडियोस अधीक्षक महोदय को दिए गए हैं। क्या उस मामले पर कोई विवेचना, कोई विचार किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अपने इन्होंने दिए हैं, इनके भाई भी मिले थे, जो भी चीज दी है वो आईओ के सामने पेश कर दी गई है, आईओ को दे दी गई है। ये आके अपना पक्ष रखें, पूरी चीज बताएं, जो भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स वगैरह है उनको भी फाइल पे ले लिया गया है। बस इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी निर्दोष इसमें फंसेगा नहीं, और जो भी कोई भी दोषी है इस घटनाक्रम में, वो भी कोई आदमी बचेगा नहीं। एसपी साहब, जीतू शुक्ला इस वक्त रो रहे हैं और उनको गम इस बात का भी तो है ही कि उनके ऊपर गलत मुकदमा दर्ज किया गया, उनको गम इस बात का भी है कि मां आईसीयू में है और वहां जा नहीं पा रहे हैं। उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? जो आती है पुलिस के पास, तो जो एफआईआर लेके आ रहा है, उसमें जो भी एफआईआर दी है, जो भी लोग नामजद है, वो तो बाद में इन्वेस्टिगेशन का विषय है ना। एफआईआर अलग चीज है, आरोप पत्र दाखिल करना वो अलग चीज है। जी सर, जीतू शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। शैलेंद्र जी, जीतू शुक्ला से क्या एसपी साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? उसके बाद करेंगे। शैलेंद्र इंदौले ने फिर फोन काट दिया है, तो जीतू शुक्ला की सीधी बात शैलेंद्र इंदौले तक पहुंची, और शैलेंद्र इंदौलिया जो कि एसपी हैं करौली के, वो खुद कह रहे हैं इस मामले को, कह तो रहे हैं कि वो लोग आरोपी नहीं है या दोषी नहीं है। वो परिभाषाएं शायद आम आदमी की समझ से थोड़ा परे हो सकती हैं, क्योंकि एक आम आदमी की समझ में एक आरोपी और दोषी में इतना ही फर्क होता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चालू रहती है, पुलिस की विवेचना चालू रहती है किसी के नाम को लेकर के, तो वो आरोपी होता है। विवेचना सिद्ध होने के बाद वो दोषी बन जाता है। एसपी कहते हैं कि आरोपी नहीं है, लेकिन सवाल हमारा ये कि अगर ऐसे सबूतों के बावजूद अगर वो एफआईआर में नाम है, तो फिर आरोपी कैसे नहीं है? भंवर, जरा पूछिए आप जीतू शुक्ला से कि क्या एसपी शैलेंद्र की बातों पर विश्वास है उनको? जीतू, क्या एसपी शैलेंद्र सिंह की बातों पर आपको विश्वास है? नहीं, मैं बिल्कुल विश्वास करूंगा इस चीज़ पर, लेकिन विश्वास के साथ साथ मैं यही चाहता हूं कि जो विश्वास है वो कहने का नहीं हो, करने का भी हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो एफआईआर कराई उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है हलीम काजी, और उसका एच के एल्युमिनियम कर पाड़े के कुआं पर वो है कोई फार्म वगैरह, जिसमें उसने एफआईआर में लिखा है कि 6 बजे 2 तारीख को मैंने और मेरे साथ इतने लोग थे, उन्होंने आग लगाई है और सामान को भरकर ले गए। जबकि सच्चाई ये है कि 6 बजे तो मैं जयपुर में था, और मेरा उसके बाद 7 बजे से फेसबुक पर लाइव है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं 1 घंटे में कैसे आ जाऊँगा यहाँ पर। जी, उसके साथ ही एक सवाल ये भी यहाँ शेष रह जाता है कि जिस तरह से जिस व्यक्ति ने नामजद एफआईआर कराई है, मैं भंवर में वापस लौट रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं, गिरिराज गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गर्ग साहब, बताइए जरा कि जीतू शुक्ला का क्या दोष है? वो तो कह रहे कि मैं वहां मौजूद नहीं था, उसके बावजूद पुलिस ने एफआईआर में नाम लिख लिया मेरा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि आप लोग जो है ना, वो किसी भी इश्यू को इतना खींच देते हो, ये जो है आपकी भावना जो है ना, ये समाज में ठीक नहीं है। जब एसपी आपको ये कह रहा है कि व्यक्तिगत एफआईआर किसी व्यक्ति ने दी है इनके खिलाफ, और उसमें जो है वो नामजद एफआईआर दी है, तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। आप जबरदस्ती राजस्थान की पुलिस जबरदस्ती नहीं गिरिराज साहब, मैं बताता हूँ क्यों पूछ रहे हैं हम। सुन लीजिए सर, मैं आपको घटनाक्रम बताता हूँ, आप शायद अनजान है सर, सुन लीजिए। जीतू शुक्ला का कहना यह है कि जिस वक्त घटना हो रही थी ना, उस वक्त वो वहां से 180 किलोमीटर दूर जयपुर में मौजूद थे, वीडियो एविडेंस उनके पास है, और जो आदमी वीडियो में दिखाई पड़ रहा है मतलूब अहमद, उसको आपकी पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, तो उसको नहीं कहेंगे आपकी टाइम खींचते जा रहे हैं। देता है तो उस एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। जब खुद ये जीतू शुक्ला कह रहा है कि आज तक किसी प्रकार का इनको परेशान नहीं किया, परिवार को परेशान नहीं किया, इनको अभी तक बुलाया नहीं है, और आप लोग उसको तूल दे रहे हैं। नहीं, किसने कहा परेशान नहीं किया सर? किसने कहा परेशान नहीं किया? जीतू शुक्ला की मां, सुनिए गर्ग साहब, गिरिराज जी सुनिए, तथ्यों पर बात कर रहा हूं मैं। अब सुनने ले जाके व्यक्तिगत एफआईआर देता है। गिरिराज जी, अब मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं, तथ्य सुनिए जरा, आप थोड़ा शांत होकर तथ्य सुनिए। आप कह रहे हैं बुलाया नहीं गया, आप कह रहे हैं कि आराम से रह रहे। जीतू शुक्ला इस वक्त अनजान जगह पर मौजूद है, अपने घर नहीं जा पा रहा है, बावजूद इसके कि उसकी मां इस वक्त आईसीयू में है, और आप कह रहे हैं कि हम लोग बात को खींच रहे हैं। एसपी खुद कह रहे हैं कि हम न्याय करेंगे, अगर कोई व्यक्ति विशेष लेके आया एफआईआर तो उसको दर्ज करना हमारा ड्यूटी है। गिरिराज गर्ग साहब, क्या बात हुई? फर्ज कीजिए सर, गिरिराज गर्ग साहब फर्ज कीजिए कि कल को किसी दंगे के एफआईआर में गिरिराज गर्ग का नाम लिखवा दिया जाए।
माहौल तो पुलिस आके पहले इन्वेस्टिगेशन तो करेगी ना कि गिरिराज गर्ग जो है वो इस वक्त टाइम्स ना नवभारत पर बैठे हुए थे कि दंगे वाली जगह पर थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही तो कर रही है। किसी व्यक्ति विशेष ने इनके खिलाफ एफआईआर दी है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही तो कर रही है। इनको अरेस्ट कर लिया क्या? इनके परिवार को प्रेशर? गिरिराज साहब, अगर मेरी पुलिस की जानकारी, कार्रवाई के बारे में जानकारी गलत हो तो बताइएगा सर। सबसे पहले लिखी जाती है तहरीर, जो सादे पन्ने पर जो अभ्यर्थी होता है वो लिख के देता है। उस तहरीर पर 24 घंटे में जांच होती है। उस तहरीर में सत्यता पाए जाने के बाद एफआईआर लिखी जाती है। गलत कह रहा हूं क्या? देश संविधान से चलेगा या देश जो है नादिरशाही से चलेगा? गिरिराज गर्ग जी मुझे बताइए ना सर। केंद्र सरकार अमित शाह को और नरेंद्र मोदी जी को कि जिनके नाम है एक ही ढपली एक ही राज सर। मैं पूछ रहा हूं गिरिराज गर्ग से कांग्रेस से शासित राज्य में पुलिस की प्रणाली के ऊपर, और आप सीधा गृहमंत्री और प्रधानमंत्री की बात करते हैं। मैं सर सवाल ये पूछ रहा हूं गिरिराज जी, मुझे बताइए कि जहां तक मेरी जानकारी है, अगर किसी की शिकायत पुलिस में दर्ज करानी हो तो पहले चौकी या थाने में जाकर तहरीर दर्ज की जाती है। उस तहरीर के ऊपर 24 से 48 घंटे में विवेचना की जाती है। उसमें सत्यता अगर होती है तो एफआईआर दर्ज की जाती है। यही होता है ना सर? 2 अप्रैल को दंगा हुआ, कोई पहले मुझे बताइए गिरिराज जी, यही होता है ना? इनके अगर व्यक्तिगत अगर गिरिराज जी मुझे बताइए, यही होता है ना सर दुश्मनी है कि तहरीर के बाद एफआईआर होती है? सर यही होता है कि नहीं होता है? उसने इनके खिलाफ एफआईआर दी है तो उस एफआईआर को पुलिस ने एंडोर्स किया है और पुलिस उसके ऊपर विवेचना कर रही है, जानकारी कर रही है, उसकी तफ्तीश कर रही है। इसमें गलत क्या कर रही है? बिल्कुल गलत नहीं कर रही सर। मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं तहरीर में विवेचना होने के बाद एफआईआर लिखी जाती है ना। देखिए, जो संगीन मामले होते हैं, बड़े मामले होते हैं, उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति आके एफआईआर देता है तो उसको एनक्लोज उसी के साथ की जाती है जो पहले से विवेचना चल रही है, पहले से तफ्तीश चल रही है। खुद एसपी ने कहा, यानी 2 तारीख को दंगे होते हैं, 10 तारीख को रिपोर्ट लिखाई जाती है। पिछले बीच में 8 दिन के बीच में पुलिस ये तय नहीं कर पाती कि जीतू शुक्ला उस वक्त करौली में मौजूद था या वहां से 5 घंटे दूर जयपुर में मौजूद था। नहीं, पुलिस के पास तो 10 तारीख को एफआईआर आई है ना, तो पुलिस कैसे तय कर लेगी पहले से? आप पढ़े लिखे हैं या बिना पढ़े लिखे हैं? मैं खूब पढ़ा लिखा हूं सर, मुझे गिरिराज गर्ग से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कोई एफआईआर लेके जा रहा है तो पुलिस को सपना आ रहा है जो बीच में आप 8 रोज के लिए कह रहे हैं कि पुलिस कैसे तय नहीं कर पाई? ये क्या बात हुई आपकी? अगर तय कर पाती तो 8 दिन का वक्त ना होता सर, और जीतू शुक्ला को अंधेरों में अपने दिन ना गुजारने पड़ते। बहरहाल उम्मीद हम करते हैं कि पुलिस जागेगी और तथ्यों के आधार पर जांच करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार बताएंगे आपको कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हो रहे हैं। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान ना होता तो यकीनन अफगानिस्तान होता या आतंकिस्तान होता, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवाद को हटा दिया जाए तो पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं। एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में हो या फिर ब्लैक लिस्ट में आतंकवाद बदस्तूर पलता रहता है। उसकी नजीर एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को आप देखिएगा, जिस तस्वीर में भारत के वीर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान दिखाई दे रहे हैं और उनके आसपास पाकिस्तान के रेंजर्स खड़े दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही दिख रहा है पाकिस्तान सेना का मेजर हमजा। दिल्ली पुलिस ने अपनी 56 पन्नों की चार्जशीट में खुलासा किया कि यह मेजर हमजा आतंकवादियों का ट्रेनर है, जिसका सबूत है दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आतंकी ज़ीशान और ओसामा। इन दोनों ने इस तस्वीर को देखकर मेजर हमजा को आतंक के ट्रेनर के तौर पर पहचाना। यानी पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल बाजवा आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं। सबसे पहले आपको हम वो तस्वीर दिखाते हैं जो हर हिंदुस्तानी के लिए अभिमान की बात है। हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की। ये वो तस्वीर है जब अभिनंदन पाकिस्तान में रह गए थे। अब इस तस्वीर का दूसरा पहलू आपको हम बताते हैं। इस तस्वीर में अभिनंदन के आसपास दिखाई दे रही ये पाकिस्तान के रेंजर है। तस्वीर को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। कोने में खड़ा ये व्यक्ति पाकिस्तान की सेना का मेजर हमजा है, जनरल बाजवा का राइट हैंड। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये कागजात दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है। इस 56 पन्नों की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने विस्फोटक खुलासा किया। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जनरल बाजवा के मेजर हमजा को आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने वाला बताया। तो पाकिस्तान की जो आईएसआई है,
ये कई सालों से टेररिस्ट को उनके ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग दे रही है। पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं, इसमें शामिल हैं पाकिस्तान की जेसीओज हैं। ये खासतौर पे जो ट्रेनिंग कैंप्स खैबर पख्तूनवा एरिया में है और वजीराबाद के एरियाज में है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी सेना बेपर्दा हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के पास सेना द्वारा आतंकियों को ट्रेनिंग देने के सबूत मौजूद हैं। आतंकियों का मेजर हमजा को आतंकी ट्रेनर के तौर पर पहचान लेना पाकिस्तान की आर्मी का टेरर कनेक्शन साबित करता है। तो ये आपने टाइम्स नाउ नवाब का एक्सक्लूसिव खुलासा देखा, जिसमें साबित होता है कि पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके से पाकिस्तान में भारत के खिलाफ आतंकियों को ट्रेन करती है। तो कहीं थोड़े से ब्रेक के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।